जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एंशियंट हिस्ट्री के जो है मगध साम्राज्य वाले टॉपिक में। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो आज मगध साम्राज्य को पढ़ने जा रहे हैं। मगध साम्राज्य, मैं आपको जो इतिहास है आपको पाषाण काल से पढ़ा रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ जो है परिवर्तन करते करते कहाँ तक आ चुके हैं, तो साम्राज्य तक आ चुके हैं। और साम्राज्य में कौन सा साम्राज्य पढ़ेंगे, तो मगध साम्राज्य, तो मगध एम्पायर हम लोग यहाँ से देखने को मिलेगा। और यही हम लोग क्या करेंगे आज, तो इसको समझेंगे, ठीक है ना। जहां तक मैं बता दूं कि हम लोग क्या करते हैं। मेरा मेनली उद्देश्य होता है कि आपको जो है मैं क्या करूं। तो हाँ, तो मेरा मतलब उद्देश्य क्या होता है आपको पता है, कि मुझे आपको मछली जो है अब पकड़ने सिखाना है। मछली पकड़ कर मैं देने वाला नहीं हूँ कि मैं आपको मछली पकड़ कर दे दूँ। तो मैं आपको एक तरीका समझा दूंगा, जो एक सिस्टम समझा दूंगा। बाकी आप अपना मेहनत करते रहिए, फिर समझ रहे हैं ना आप लोग। तो यह मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, उसमें भी अगर आरपीएफ की, तो आप मुझसे डायरेक्टली जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। और हर चीज़ फिजिकल मेडिकल सब कुछ जो है हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। बाकी हमारी टीम को जो है काफ़ी एक्सपीरियंस भी है इस जीएस बेस में, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपके हर डाउट के जो है यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलेंगे, और आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आज के मगध एम्पायर में, ठीक है। इसके पहले हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़े थे, तो 16 महाजनपद। कौन सा, 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद में बहुत सारे जो है हम लोग को महाजनपद देखने को मिले थे। इसमें आपको एक दो नाम याद होगा, अवंती हो गया, फिर से वज्जी संघ हो गया, काशी हो गया, मिथिला हो गया, बहुत सारी चीजें। और उसमें एक था मगध। तो आखिर हम लोगों को ये देखना है कि जो 16 महाजनपद जो हम लोग पढ़े थे इसके पहले वाले क्लास में, और इसमें क्या थे, 10 गणराज्य भी थे। कब की बात है, तो 600 बीसी की बात थी। लेकिन क्या हुआ आखिर, मतलब कौन सी ऐसी सिचुएशन रही कि उन सारे जो है राज्यों में, सारे जो है जनपदों में, सारे महाजनपदों में जो मगध साम्राज्य है, मगध जो इंपायर है, वो जो मगध जो महाजनपद है, उसमें क्या हुआ कि मगध साम्राज्य बन गया। साम्राज्य का मतलब इसका क्षेत्र बहुत बढ़ गया। क्या सिचुएशन थी उसको हम लोग इस जो है वीडियो में हम लोग समझ लेंगे, ठीक है ना। तो परिचय देख लीजिए, परिचय में क्या बातें बताई गई हैं। परिचय में दिया गया है कि 600 बीसी में 16 महाजनपद और 10 गणराज्य हुआ करते हैं। जैसा कि हम लोग को पढ़ा है, हम लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हो तब जाकर उसे देख सकते हैं। 10 गणराज्य की जानकारी मिलती है। लेकिन ऐसी कौन सी वजह थी जिसे केवल मगध साम्राज्य ही उदय हो पाया, और इसी का जो क्या हुआ, मतलब विस्तार हो पाया। मैं आपको जैसे देखिए, समझिए मेरी बात को। एक पिता है, ठीक है, उस एक पिता के अगर मान लीजिए 5 बच्चे हैं, तो क्या पांचों बच्चे जो है मतलब एक तरह से करोड़पति हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं ना। क्या पांचों बच्चे ही मतलब सब लोग बराबर हो पाएंगे? ऐसा नहीं होता है। उसमें भी बहुत सारे जो है कारण जो है कारण उसमें जिम्मेदार होते हैं। या उसमें से 5 बच्चों में से कोई एक बच्चा बहुत आगे निकल जाएगा और एक बच्चा बहुत नीचे पीछे रह जाएगा। उन उन सब का कारण क्या है, स्पष्ट है। जो आगे निकल गया है, जाहिर सी बात है, थोड़ा मेहनत ज्यादा किया होगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो कहीं नहीं, कोई भी स्थिति अगर घटना घटती है, कोई मतलब कहीं भी आपके परिवार में हो, तो उसके पीछे कारण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस मगध साम्राज्य के उत्थान में जो कारण होता है, उसको हम लोग यहाँ से नीचे देखते हैं। तो इसके भी क्या है, तो कुछ प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से क्या हुआ, तो मगध जो महाजनपद था अब मगध एम्पायर बन गया है। उन महाजनपदों से भी आगे निकल गया, महान जो क्या बन गया है, साम्राज्य, मगध एम्पायर। इसमें आप जो है 10 गणराज्य और 16 महाजनपद का फिगर एक बार और देख सकते हैं। 600 बीसी का फिगर है। 600 बीसी का मतलब 180 से 600 पहले का। समझ रहे हैं आप लोग। 180 का मतलब जैसे कि आज 2024 चल रहा है, ये एक से शुरू हुआ होगा, तो एक दो तीन, फिर आज हम लोग 2024 में पहुंचे हैं, जहां से एक शुरू हुआ होगा एक से पहले 600 वर्ष, यानी एक से 600 वर्ष पहले की बातें हैं मगध साम्राज्य की, ठीक है। अब देखिए, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण क्या थे, कई बार आपके एग्जाम में पूछता है। अगर पीसीएस के स्टूडेंट हो, बिहार पीसीएस के हो, यूपी के हो, तो आपको जो ये जानना जरूरी है। इसमें आपको जो है मतलब वन लाइनर क्वेश्चन भी दे देगा। बाकी अगर आप मेंस के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है वहां पर भी बेनिफिट होगा। तो समझते हैं हम लोग। पहला समझते हैं भौगोलिक कारण। तो भौगोलिक कारण क्या था।
तो मगध के उत्कर्ष में भौगोलिक कारण को जो है महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। ऐसा क्यों है? तो मगध की जो पहली राजधानी थी वो राजगीर थी। कहाँ थी? राजगीर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राजगीर थी ना, वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। अब 5 पहाड़ियों से घिरे होने का मतलब क्या है, इससे क्या बेनिफिट मिल जाएगा? तो जो अगल बगल वाले जो राज्य होंगे इस पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज की तरह आधुनिक वहां पर तो सेना तो मिलेगी नहीं कि भाई एयरफोर्स से लड़ाई करवा दो, ठीक है, जो है फाइटर प्लेन चलवा दो, बम गिरवा दो, एटम जो है जो क्या कहते हैं, एटम बम हो गया, परमाणु बम, बहुत सारे होते हैं, जाकर गिरवा दो उसमें। मगध साम्राज्य में ऐसी बात तो थी नहीं, उस समय अभी आधुनिकता नहीं थी, ठीक है, हथियार के मामले में तो बिल्कुल नहीं थी। तो मतलब 5 पहाड़ियों से घिरने का मतलब क्या है कि भाई उसको जो है 5 ओर से क्या मिल गया, उसको सुरक्षा मिल गया, उसका सुरक्षा प्राचीर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वहां से अब भाई किसी के लिए युद्ध लड़ना आसान बात नहीं है, इस तरह वो बच गया। और इसकी जो नई राजधानी थी पाटलिपुत्र, अब इसमें क्या बेनिफिट है? तो जो पाटलिपुत्र जब ये नई राजधानी बनी तो यह गंगा और सोन की जो है संगम स्थल पर स्थित थी। अब इसका मतलब क्या है? अगर कोई जो है इसके संगम पर स्थित हो रहा है, संगम मतलब इन दोनों के मिलान पर, ठीक है, जहाँ मिल रही है, तो जहाँ मिलेगा उसके जो, अगर आपको पता होना चाहिए कि जो गंगा और जो सोन नदी है वो क्या है, तो एक उपजाऊ नदी है एक तरह से, मतलब उसके जो यहाँ पर जो, क्योंकि ये मतलब पहाड़ आती है ना हिमालय से, तो बहुत सारे जो है अपने अवशिष्ट पदार्थों को लेकर आती है, पेड़ पौधों के जो है कचड़ों को लेकर आती है, और लेकर आकर क्या करती है, बहुत सारे मिनरल्स को खेतों में ढकेल देती है, समझ रहे हैं आप लोग। और इस भूमि में अगर आप अपनी जो है मतलब कृषि करेंगे तो आपकी उपजाऊ क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक बेनिफिट यहाँ पर भी मिल गया। अब देखिए जो दक्षिण में जो सोन नदी है, उत्तर में गंडक, और बीच में क्या बनती है, तो घाघरा नदी मिलती है, और इसके होने के कारण क्या होता है कि मगध को महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के जो है केंद्र के साथ जो है संबंध संभव हो सका। अब देखिए एक बेनिफिट क्या हो गया, एक तो उपज होगी, कृषि उपज होगी। अब कृषि उपज होगी तो क्या होगा, ये लोग कृषि अधिशेष में आएंगे, आएंगे ना अधिशेष में। तो जब उपज होगी कृषि अधिशेष में आएंगे, तो इनके पास से नदी भी गुजरती है, तो ये लोग व्यापार भी कर पाएंगे। और जिसके पास व्यापार होगा, जिसके पास भी व्यापार हुआ है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसके पास भी व्यापार हुआ है उसके जो उसका जो साम्राज्य है वृद्धि हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता के लोग क्या करते थे, तो व्यापार ही करते थे, व्यापार थे ना, वो लोग व्यापारिक थे, समझ रहे हैं आप लोग। बहुत सारी चीजों का यहाँ से व्यापार करते हैं। कपास हो गया, जैसे कि मैंने आपको वहां पर पढ़ाया है, याद कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कपास हो गया, फिर से यहाँ से मोर के पंख को बेचते थे, हाथी के दांत को, ऐसे बहुत सारी चीजों को जो वहां पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सेल करते थे, व्यापार करते थे। अब देखिए गिरिव्रज, ठीक है, यह पहाड़ियों से घिरे होने के कारण आक्रमण से सुरक्षित था तीनों तरफ से, जैसे मैंने आपको बताया। पाटलिपुत्र देख लीजिए, यह सबसे लंबे समय तक रहा है, राजधानी रहा है किसकी, मगध की। अब आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है कि नहीं है? तो पाटलिपुत्र क्या है, तो ये जो है सबसे लंबे समय तक रहा है। यह नदियों से तीन तरफ से घिरे होने के कारण आक्रमण से सुरक्षित था। नदियों से जो है तेजी से व्यापार विकसित हो सका, जैसे मैंने आपको बताया। बात समझ आ रही है भौगोलिक कारण में, ठीक है ना। अब आर्थिक कारण देखते हैं। जो मगध की जो नदी है, ठीक है, मगध की जो नदी घाटी है उसमें क्या मिलता है, तो उपजाऊ भूमि है, ठीक है। लोहे की खान मिलने से क्या होता है, जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है कहाँ पड़ता है, तो मगध के क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ से क्या मिलते हैं, तो लोहे की खान मिला है छोटा नागपुर से, तो एक तरह से खनिज भी मिल गया। अब छोटा नागपुर मिल गया, अब देखिए क्या होता है। तो जब लोहे की खान मिल गई, जब लोहा मिल गया, तो लोहे से ये लोग क्या करेंगे, औजार बनाएंगे, हथियार बनाएंगे, बहुत लंबे लंबे तलवार लेकर बनाएंगे, और इसकी बहुत ज्यादा संख्या में बनाएंगे, मतलब उत्पाद करेंगे। तो ये इनके पास क्या बन गया, एक मजबूत हथियार भी मिल गया। ये सब कारण है उसको आगे बढ़ने के। हथियार मिल गया तो किसी से युद्ध लड़ सकता है, आसानी से लड़ लेगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो उन्नत हथियार बनाने में क्या मिली, तो मदद मिली किससे, लोहे के खानों से। मगध के आसपास के वन की इमारती लकड़ियां भी मिली। अब जो है मगध जो क्षेत्र है उसके आसपास जो है घने जंगल भी हुआ करते थे। उन जंगलों से जो इमारती लकड़ियां थी उनको लेकर आया जाता था, और उससे भी क्या मिलता है इसको, तो बेनिफिट होता है किसको, मगध को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो जंगल से जो है ना, अब जो बड़े बड़े जंगल है वहां से हाथी भी इनको उपयुक्त मात्रा में मिली है। जंगलों से जो प्राप्त हाथी है, इनका उपयोग लोग कहाँ करते थे, तो युद्धों में करते थे, इसको ट्रेन करके हाथियों को। अब सोचिए ना कि अभी स्टार्टिंग में हाथी का यूज हो रहा है युद्धों में, और उस समय युद्ध में यूज
क्या कहते हैं, अगर यूज हो रहा है पहली बार, तो एक बड़ा सा जानवर अगर आपको देखने को मिलेगा। इसका हम लोग देखते हैं सिकंदर जो आता है ना युद्ध करने, ठीक है, तो वो इसी के डर से जो है यहाँ पर एंट्री नहीं करता है, ठीक है। तो जो वहां पर आएगा तुम लोग वहां भी समझेंगे। तो बात समझ में आ रही है। तो हाथी का प्रयोग कहाँ करते हैं लोग, तो युद्धों में करते हैं। धार्मिक कारण देख लीजिए, मगध में कभी भी ब्राह्मणवादी परंपरा का वर्चस्व नहीं रहा, जिसके कारण राज्य और धर्म में विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, जिससे राजा क्या बना रहा, सर्वोच्च बना रहा, ठीक है। विवाद होगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए ब्राह्मणवादी में विकास संभव क्यों नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणवादी में लिखा गया है कि आप समुद्र पार नहीं कर सकते हैं। अगर आप समुद्र पार करेंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो जब समुद्र पार नहीं करेंगे तो आप व्यापार कैसे करेंगे, ठीक है ना। और इसमें जीव हत्या को मना मना किया गया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक तो ये है कि आप किसी से ऋण नहीं ले सकते ब्राह्मणवादी विचारधारा में, जहाँ हम लोगों ने पढ़ा है ना सिंधु घाटी सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक काल में, तो वहाँ हम लोगों ने अच्छे से समझा है। नहीं समझेगा तो आप जाकर उसको देखिएगा, ठीक है। तो आपको आई बटन में भी वीडियो मिल जाएगी। तो बात समझ में आ रही है आपको। तो ये लोग किसको अपनाते हैं, तो ये लोग बौद्ध धर्म को कहीं ना कहीं अपनाते हैं, और जैसे कि नास्तिक संप्रदाय को अपनाते हैं। और जहाँ पर क्या लिखा गया है, तो वहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो जो है ये लोग साम्राज्य विस्तार की बातें करते हैं। बौद्ध धर्म हो गया चाहे जैन धर्म हो गया। आगे देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी सप्तांग सिद्धांत में राजा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इस कारण ने भी मगध को शक्तिशाली बनाने में भूमिका निभाई है। राजनीतिक कारण देख लेते हैं। सबसे मेन राजनीतिक कारण भी है मगध के शासकों का साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति का अनुसरण करना, क्योंकि मगध के जो साम्राज्य हुए ना, जो भी साम्राज्य मतलब जो भी राजा बने, नए नए शासक हैं, ये अपने आप में भी क्या थे, मतलब बेहतरीन शासक थे एक तरह से। मतलब ये लोग भी बहुत मतलब उन्नत लोग हैं। मगध के योग्य और शक्तिशाली शासकों ने जो है सफल बनाने में क्या किया, जो है सफल अभियानों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण, अब देखिए इन्होंने क्या किया, तो महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया, जिनके कारण साम्राज्य निर्माण में काफी सहायता मिली। एक तो लोग क्या कर रहे हैं, साम्राज्यवादी लोग हैं, दूसरे को मारकर हड़प लेंगे, ठीक है। विस्तारवादी लोग हैं, दूसरे अगल बगल के लोगों को मार कर ऐसे ही जमीन हड़प हड़प लेंगे। और दूसरा एक और नियम ये लोग क्या लगाए हैं, वैवाहिक संबंध। इस मान लीजिए कि ये लोग काशी के जो है, जो काशी है ना बनारस का, तो वहाँ की जो राजकुमारी थी, उनसे ये लोग विवाह करते हैं, इनके जो शासक हैं, ठीक है। इसको हम लोग आगे देखेंगे, आगे आएगा और डिटेल में आएगा। तो क्या करते हैं लोग, विवाह करते हैं। तो भाई काशी से भी संबंध हो गया, तो काशी भी क्षेत्र किसका हो गया, इसका हो गया, ठीक है। मगध शासकों की जो सैनिक सफलताएं भी थी, मगध के साम्राज्य विस्तार में अपना योगदान देती हैं। मौर्य की विशाल सेना भी, ठीक है। तो ये रहा, क्या रहा हम लोगों का, तो ये रहा हम लोगों का जो है मगध के विस्तार का कारण। आशा है आप लोग समझ गए होंगे मगध को एक अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर फुल डिटेल में आपको हर कंटेंट आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको तो बिल्कुल घबराने की और इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप ये पढ़ लीजिए, और आप एनसीईआरटी के बैच आपको इसी चैनल पर मिलेगा, आप उसको पढ़ लीजिए। बाकी आप एग्जाम देकर आइए, देखिए कि कैसे आपका क्वेश्चन हल जो है सॉल्व नहीं होता है। इसके साथ आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, और प्रैक्टिस सेट लगा, अब देखिए जीएस की जो क्लास होती है वो क्लास क्यों दिया जाता है आपको, तो क्लास आपको क्वेश्चन के लिए नहीं दिया जाता है कि आप पूरा पूरा जाकर एक क्वेश्चन ही लगा पाएंगे। यानी आपको एक फोटोकॉपी नहीं कराई जा रही है कि आप यहाँ से याद कर लीजिए, वहां पर जाकर प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ से समझना है, तरीका समझना है कि आखिर जो स्थिति समझनी है, परिस्थितियां समझनी है, ठीक है। फैक्ट याद करना है आपको, ये चीजें करनी है, ताकि आप एग्जाम में जाए तो आप प्रयोग कर लें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आज क्या लग रहा है कि हमको आज पढ़ कर जाएंगे और क्लास 11 10th और 12th की तरफ जा करके उसमें लिख देंगे, परंतु ऐसी बात नहीं है। आपको तो पहले 1 साल 6 महीने आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। परंतु अगर आप एग्जाम में फिर अगर बैठ रहे हैं ना, तो आपको उस एग्जाम जो 1 घंटे का जो एग्जाम होता है, आपको उस एग्जाम में भी लड़ना है, वहां भी आपको एक्टिवेट रहना है, आपके माइंड को फ्रेश रखना है वहां पर, तब जाकर आप इस जो है एग्जाम में सफल हो पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नींद नहीं मिल पाती है, इस बहुत सारे कारण होते हैं, वो भी जो है एग्जाम में फेल होने के कारण बनते हैं। तो आप लोग अपने जो है माइंड को फ्रेश रखिए। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो मैं हूं ना। तो हम लोग कल देखेंगे यहाँ से कि जो है मगध के जो प्रारंभिक जो राजवंश रहे हैं, जो प्रारंभिक जो शासक रहे हैं, कौन कौन से रहे हैं। तो इसमें मगध का जो साम्राज्य रहा ना, उस पर कई सारे वंश भी आए। वंश समझ रहे हैं आप लोग, कि मान लीजिए एक पहला वंश आया, इसमें हर एक वंश आया, फिर इसी में हम लोग को शिशुनाग वंश भी देखने को मिलता है। फिर इसी में जो क्या मिलता है, तो अंतिम जो वंश है नंद वंश है। और जैसे ही नंदों की आपको पता होगा कि नंद वंश की समाप्ति के बाद फिर जो है मौर्य वंश आता है, तो उसको हम लोग मौर्य वंश की पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल देखेंगे।
आज के लिए थैंक यू। अगर आप नए हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को, और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके आप शेयर करिए उनके यहाँ जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और जिनको जीएस में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अभी आर ओ को बैच जो एग्जाम होने वाला है, अगर यहाँ से आप पढ़कर जाएंगे तो आर ओ में क्वेश्चन आप लगा पाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स जो है सॉल्व करके आप देख सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, समझ में ना आए तो मैं हूँ ना। थैंक यू।